तुम्हें सैल्यूट कि ये थी यंग उम्र में इतना तुम्हारे कमिटमेंट और इतना उत्साह होना बहुत खुशी की बात है कि देयर इज नो मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ, देयर इज नो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। एक तो कुरान शरीफ में कहीं भी फैमिली प्लानिंग की प्रोहिबिशन नहीं है। वे फॉरवर्ड कैसे हो सोसाइटी के लेवल पर, इंस्टीट्यूशन के लेवल पर और इंडिविजुअल के लेवल पर। नमस्ते, अभिवादन स्वीकार करिए दीपक तेनगुरिया का और स्वागत है आपका हमारे शो लेट आ मिलेनियल आस्क में। किताबें आपके जीवन को समृद्ध करती हैं। हालांकि मेरी 20 बरस की छोटी सी जिंदगी में किताबों से मेरा उस तरह उतना वास्ता नहीं रहा, फिर भी कुछ किताबें जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, उसमें से आज एक बहुत ही शानदार और बहुत ही एनरिचिंग रीड जिसे कहते हैं, वो है हमारे साथ द पॉपुलेशन मिथ। जो शख्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो है डॉक्टर एस वाई कुरैशी जी। आप पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस इंटरव्यू के लिए हमें समय दिया। इससे पहले हम सर से अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शंस पर बातचीत कर चुके हैं। इस किताब को लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कई मायनों में आई ओपनर के तौर पर थी। और मैं मेरी पीढ़ी के पाठकों से बहुत दरख्वास्त करूंगा कि उनके चाचा या मामा जो व्हाट्सएप पर रोज फॉरवर्ड भेजते हैं कि हिंदू खतरे में है, उसके लिए इस किताब को जवाब लिखकर वो हिंदी में जरूर फॉरवर्ड करें। बहरहाल, किताब पर मुझे आपसे बातचीत इस तरह शुरू करनी है सर कि इस किताब का जन्म कैसे हुआ? आपको एक पेपर लिखने को दिया गया, स्ट्रेटेजिक पेपर फॉर फैमिली प्लानिंग अमंग मुस्लिम्स का। आप खुद इस माइंडसेट के थे जो आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आ रहा है लगातार कि हाँ वो तो फैमिली प्लानिंग का लिस्ट है। तो वो चर्निंग और वो कैसा पूरा प्रोसेस रहा और फिर ये 20-25 बरस बाद ये किताब कैसे शक्ल ली? ये जैसे कि आपने कहा, मैंने ये किताब 1995 में, किताब नहीं थी, एक पेपर लिखना था। यूएनएफपीए के कंट्री डायरेक्टर जो कैनेडियन, वाइट कैनेडियन थे, यानी इंडिया को वही ज्यादा जानते भी नहीं थे, वो मुझे मिलने आए कि साहब आप फैमिली प्लानिंग अमंग मुस्लिम उसके लिए एक अप्रोच पेपर लिख दीजिए। मकसद ये था कि मुसलमानों में जो कि फैमिली प्लानिंग कम है तो कैसे बढ़ाई जाए। और वो मेरे पास शायद इसलिए आया कि मुझे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन का एक्सपर्टीज हासिल था। मेरा पीएचडी कम्युनिकेशन में, सोशल मार्केटिंग में है। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, ना तो मैं इस्लाम का स्कॉलर, ना कभी फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, एक्सेप्ट कि जब हम डिप्टी कमिश्नर होते थे या उससे पहले सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होते थे, एसडी होते थे, उस जमाने में फैमिली प्लानिंग के टारगेट सारे फील्ड अफसरों के हर जिले के होते थे कि भाई कितनी वेजेक्टमी, कितनी ट्यूबेक्टमी कराएंगे। तो बल्कि इमरजेंसी के दौरान वे कुछ पीरियड में फील्ड में था और काफी जोर जबरदस्ती करके लोग पकड़ पकड़ के लोगों को ले जाके कराना, जिसका बैकलैश हमने बहुत साल तक सफर किया, अभी तक भी हम उससे पूरी तरह नहीं निकले हैं। तो मैंने टालने की कोशिश की उन्हें कि भाई आप मुझे तो इस बारे में कोई ज्यादा ज्ञान है नहीं। और ऑफर उनकी बड़ी अच्छी थी, 1 महीने की कंसल्टेंसी के 1.5 लाख रुपए, जो इसलिए अट्रैक्टिव टर्म है कि मेरी सैलरी उस वक्त सिर्फ 5,000 रुपए थी। तो 1.5 लाख तो बहुत अमाउंट है, मुझे टेम्पटेशन होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने रियल अपना ईमानदारी से जो मुझे ये फीलिंग हुई, तो मैंने उनसे कहा कि सब मुझे मैं इस लायक नहीं कि मैं कुछ काम की चीज लिखूं। वो पीछे पड़ गए। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पे लिखूंगा कि मैं इसको फ्री लिखूंगा, मैं कुछ पैसे नहीं लूंगा। तो वो बड़े हैरान कि हमारे पास तो लोग सिफारिश लेके आते हैं और आप कह रहे हैं आप पैसे नहीं लेंगे। तो उन्होंने उस पर भी आर्ग्यू किया और उन्होंने कहा नहीं, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को एक फ्री काम कर लेके एक्सप्लॉइट नहीं करते। तो मैंने कहा अच्छा, अब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मुझे 1 रुपया दे दीजिएगा। ठीक है, अब 1 रुपया हो या 1 मिलियन हो, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स में। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें, मुझसे चिट्ठी लिखे, मुझसे फॉर्मल, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लूंगा और हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो ये सब हमने किया। मुझे ये मालूम नहीं था कि अंदरूनी आवाज से फ्री करूँ ये क्यों आई थी, तो उस वक्त कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन उसका ट्रूथ बाद में निकल के आया, 4 साल 5 साल बाद। मैं सन 2000 में लंदन में गया था और जहाँ पे मेरी बेटी पढ़ रही थी, वो हॉस्टल में ठहरी हुई थी। उस हॉस्टल में उसके कमरे में मैं कुछ दिन ठहरा हुआ, तो मेरे पास एक फोन आया जिन्होंने अपने को इंट्रोड्यूस किया, मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ यूके के प्रेसिडेंट डॉक्टर कुरैशी, और वो हमारे हैदराबाद साइड के थे। तो आप किधर हैं? आप बेंगलोर में, हैदराबाद में? मैं भरतपुर में हूँ, राजस्थान, भरतपुर, राजस्थान में। अच्छा, एनीवे, तो खैर उन्होंने ये कहा कि साहब हमने आपका पेपर पढ़ा है और हमें आपसे कुछ डिस्कस करने।
तो उनकी टोन में मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ज्यादा खुश नहीं है, और ये ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे पीटने के लिए आ रहे हैं तो मैं लंदन में मेरी पिटाई हो जाए, तो मुझे ये थॉट तो अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने उससे को टालने की कोशिश की, मैंने कहा भाई सॉरी, मेरी तो फ्लाइट है कल, तो कौन सी है, उन्होंने पूछा, तो अगले दिन सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए। और उन्होंने मेरे मैं अपने हाथ में 2 आदमी थे, कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट थे, और उन्होंने सबसे पहला जो स्टेटमेंट कहा जो आज तक मेरे दिमाग में घंटी बजाता है, उन्होंने कहा कि ये फैमिली प्लानिंग अमेरिकन और वेस्टर्न कंस्पिरेसी है इस्लाम के खिलाफ, और वो आप जैसे लोगों को, मर्सिनरीज को, प्रोफेशनल लिखने वालों को पैसा लेके हायर करते हैं थ्रू यूएन एजेंसी टू राइट सच पेपर। अगर मैंने पैसा ले लिया होता तो ये सारे इल्जाम मुझ पे लग जाते कि मैं पैसे लेके लिखे ही है, मैं मर्सिनरी हो गया और यूएनएफपीए ने मुझको यूज किया वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि मैंने आज तक भी वो रुपया नहीं लिया बाय द वे, फिर तो मैं उन पे चढ़ गया। मैंने कहा कि साहब देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ठीक है अमेरिका की पॉलिसी अगेंस्ट इस्लाम है, इस्लामोफोबिया है, उनकी वो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये उनकी कंस्पिरेसी नहीं हो सकती। क्या ऐसा तो नहीं है कि खुद तो 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं फैमिली प्लानिंग करो, ये नहीं है। दूसरा ये कि हमारी आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की या मुस्लिम कंट्रीज में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया की 3 गुनी हो जाए तो अमरीका को क्या खतरा है? विद इन कंट्री जैसे इंडिया में तो खतरा है कि हिंदू खतरे में, मुसलमान ज्यादा वोटर बन जाएगा, या तो मान सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज को नहीं कह सकते। तो खैर वो कुछ लाजवाब हुए, फिर उन्होंने कुछ और ये लिटरेचर था, आप ये पढ़ना वो पढ़ना, हालांकि मैंने कहा ये भी पढ़ूंगा, आप और भी भेज देना तो आप भेज देना, लेकिन मेरी नियत पे शक न करो। तो खैर उसके बाद तो वो दोबारा वो पलटे नहीं। लेकिन मैंने जो स्टडी किया था, ये पेपर जो निकल के आया उस वक्त, उसने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसे वहम थे या मिथ्स मेरे माइंड में भी थे। एक मिथ ये था कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है, और दूसरा ये भी था जो कि हमने हजारों बार सुना था, हजारों बार कहावत झूठ सच हो जाता है, कि भाई मुसलमानों के बहुत बच्चे पैदा होते हैं जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी उनकी है। यानी इंप्रेशन ये होता था कि अगर किसी हिंदू फैमिली के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 बच्चे, और जिसको पूछो जब उसके दिमाग में ये चीज बसी हुई थी। लेकिन मैंने जो स्टडी की, ये मैंने देखा कि 3-4 चीजें उसमें से उभर के, उसमें ये भी था कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि ये पॉलिटिकल पावर कैप्चर करें, 4-4 बीवियां इसलिए करते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ा सके, और वगैरह। तो पहली चीज देखिए कि ये तो माना कि मुसलमानों का बर्थ रेट हाईएस्ट था, लेकिन जो चीज वो जिसका कोई तस्करा नहीं करते कि सेकंड हाईएस्ट कौन था, वो हिंदू थे। तो वो मुसलमानों के बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे, बस थोड़ा से। और कभी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वाज नॉट मोर देन 1 चाइल्ड। कभी एक बच्चे से ज्यादा गैप नहीं था। या इंप्रेशन ये कि 8-8 10-10 बच्चों का गैप होगा, बिल्कुल ऐसे नहीं। और वो गैप भी 1 चाइल्ड वाला घट के अब सिर्फ 0.48 यानी आधे से भी कम होकर रह गया है। तो मुसलमानों का बर्थ रेट हाई था, लेकिन जिस रफ्तार से उन्होंने पिछले 30-40 साल में फैमिली प्लान को अडॉप्ट किया कि मच फास्टर देन द हिंदू, तो वो गैप कम होता चला गया। तो ये उसमें से एक तो ये मिथ टूटा। फिर ये कि क्या हम मुसलमान 4-4 बीवियां करते हैं, तो इसमें 3-4 मिथ शामिल हैं। कि एक तो ये कि एक ही स्टडी हुई थी भारत सरकार ने की थी 1975 में, है ना। उसमें ये पाया था कि सभी कम्युनिटीज में थोड़ी बहुत पॉलीगमी होती है, लेकिन सबसे पॉलीगमी मुसलमानों में है। उसमें पाया था कि ट्राइबल में 15%, फिर जैन, फिर बुद्धिस्ट, सिख, और उसके बाद हिंदूज 5.8, मुस्लिम्स 5.7। द मिनिमम पॉलीगमी वाज अमंग द मुस्लिम। लेकिन ये लोगों को नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था। दूसरी चीज, जब मैंने स्टडी की तो फैमिली प्लानिंग तो सॉरी ये पॉलीगमी तो इंडिया में स्टैटिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं। क्यों नहीं है? वो नंबर्स ही हमारे नहीं है। हम सब ने, है ना, हमने सब जेंडर रेशो सुनी हुई है कि जेंडर रेशो पिछले 100 साल में एडवर्स रही है। यानी 1000 मर्दों के मुकाबले में औरतें या 930 या 940, और जो लेटेस्ट थी 2020 में 924। अब अगर मैं दूसरी शादी करने के लिए नियत से निकलूं भी तो मुझे दूसरी औरत मिलेगी कहाँ? वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। बल्कि मैंने एक चीज कही है, जो
सुनने में जोक लगती है लेकिन जोक बिल्कुल नहीं है। स्टेटिस्टिकली इंडिया में किसी भी हस्बैंड की पूरी एक वाइफ नहीं है, 0.9 वाइफ है स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक। तो ऐसी सूरत में पॉलीगेमी कहाँ से होगी? तो ये चीज है। और फिर मैंने भी देखा इस्लाम में भी पॉलीगेमी का जो जिक्र है वो सिर्फ ऑर्फन्स के कॉन्टेक्स्ट में है कि ऑर्फन के साथ ज्यादती न करना, उनका पैसा हड़प न करना, और सबसे अच्छा तो होगा कि तुम उनमें से 2 या 3 या 4 से शादी कर लेना, उनमें से। अब मुसलमान भी इसमें ये सोच के, हालांकि ये तो कहते हैं कि जी ये परमिशन है, इंजंक्शन नहीं है कि आप करो, ये परमिशन है कि आप 4 तक कर सकते हैं अगर आप सब उनमें बराबरी पूरी तरह कर सके। तो ये कंडीशन तो सब मानते हैं कि ये एक कंडीशन है। मैं कहता हूँ 2 कंडीशन है। दूसरी कंडीशन को बोल सकते कि जो आयत आपको ये परमिशन दे रही है उस वो आयत पूरी तो पढ़ो। वो ये कह रही है कि उन ऑर्फन्स में से तुम 2 या 3 या 4 शादी कर लेना। अब अगर मैं दूसरी शादी की नियत से चलूं, अगर मुझको चाहिए वर्जिन बजाय इसके कि एक विडो हो जिसके बच्चे भी हो, उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए, जो कॉन्टेक्स्ट है आयत का। तो ये मिथ था जो मुसलमानों में था, इसको दूर किया। तो इस टाइप के मिथ हमने बस्ट करने की कोशिश की। And this entire question answered my all of the questionnaire of the fall, I mean above, but okay matter. मुझे एक बात और समझनी है सर, क्योंकि आपकी किताब का पूरा नाम है इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये जो डेमोग्राफिक्स का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, ब्लंट होकर कहूं तो हिंदू राइट विंग प्रोपेगेंडा ने, क्या ये मिथ जो बन रहे थे, जो आपने भी लिस्ट भी किए, क्या इनको बनाने वाले लोग अनभिज्ञ थे, उनके पास उतना कौशल, उतनी दक्षता नहीं थी कि वो इन स्टैटिस्टिक्स को समझ पाए, या उनके लिए उन्होंने स्पिन देने के लिए ताकि उनकी राजनीतिक पावर सिक्योर हो सके, पॉलिटिकल पावर सिक्योर हो सके, उसलिए बनाए? तो ये इग्नोरेंट थे या yeah. ये इस सवाल का मैंने इसमें बड़ा जवाब तफसील से दिया है। मैंने ये कहा है जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे, क्योंकि एक फैक्ट तो मैं पहले बता दूं कि मैंने माना कि जो इनका एक एलिगेशन था कि डेमोग्राफिक बैलेंस जो है बिटवीन कम्युनिटी वो डिस्टर्ब हो रहा है। यानी 84% हिंदू जो थे 1951 में वो घट के 79.8 रह गए, और मुस्लिम 9.8 से बढ़ के 14.2 वो बढ़ गए थोड़े से, और कुछ क्रिश्चियन कुछ 6 वगैरह बढ़ गए, लेकिन मेनली मुस्लिम बढ़ गए। तो इस वजह से, लेकिन ये 60 साल में अगर 4 परसेंटेज पॉइंट बढ़े हैं तो 40 परसेंटेज बढ़ने के लिए हमको 600 साल चाहिए, 600 साल चाहिए। अब ये कहना कि बस आ रहे हैं मुसलमान, कि आप ये पूछते थे कि ये क्या जानबूझ के ये कहा जाता है। मैंने यही कहा है कि देखिए जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने सामने रखे, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स है, मैंने अपने कोई तरफ से कोई नहीं बनाया, ना कोई इमोशनल अपील किया है, ना कुछ और, सी द फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो मैंने उसमें ये लिखा कि इसके बावजूद भी अगर लोग इस किस्म का प्रचार करते हैं तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, या तो उनको खुद पता नहीं है, फैक्ट्स पता नहीं है, तो चलो अब सी फैक्ट पता लगा दिया हमने उनको, या ये कि फैक्ट्स उनको पता है और जानबूझ के खुराफात और मिसचिफ कर रहे हैं। मैंने, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि फैक्ट्स पता ना हो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिन ऑर्गेनाइजेशन की हमने इसमें बात की है, राइट विंग की ऑर्गेनाइजेशन बड़ी पढ़े लिखे हैं और बड़ी रिसर्च करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उनको फैक्ट्स पता ना हो ऐसा नहीं हो सकता। यानी खुराफात और मिसचिफ ही इंटेंशन है। उसी को हमने कॉल आउट किया है कि भाई अगर ये झूठ बोल रहा हो तो झूठ बोलना बंद करो, वरना सच सच बताओ कि फैक्ट्स अगर ये हैं तो लेट अस फेस फैक्ट। तो हालांकि मुझे हिंदू मुस्लिम पिछले दिनों से जो सुन रहा है बहुत बुरा लगता है। मैं एज ए मुस्लिम जब फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की हेडलाइन आई टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, बुरा लगा था कि भाई मुसलमान के ब्रांड मुझ पे लगा के क्यों कर रहा हूँ। मैं एक IAS अफसर हूँ, IAS अफसर लगाया जाता है तो अच्छा अफसर हूँ, मुझे लगाया गया। ये छाप लगाने का क्या मतलब है? लेकिन अब पिछले 5-7 साल में तो हिंदू मुस्लिम इतना कॉमन हो गया। पहले होता था अखबार में भी अगर कोई फसाद होते थे कि जी एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को यूं किया वो क्या, ये लिखते थे। अब तो खुलेआम हिंदू मुस्लिम। बहरहाल ये फैक्ट हैं और टाइम हैज कम टू फेस देम हेडलॉन्ग। तो उस रोशनी में मैंने कहा कि ये, हालांकि इसको मुझे लिखने में 25 साल लग गए, 1995 में पेपर लिखा था। जब भी मैं, लोग मुझको, मेरे दोस्त कहते थे कि इस पे बल्कि ज्यादातर डराने वाले थे कि मुसलमान और फतवे से डराने वाले थे कि वो फतवा न लग जाए तुम पे, उसका सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन।
मैं ये कहता था कि वो दोनों तो खुराफात ही थे, मैं तो नेक दिल का अच्छा मुसलमान हूँ, चाहे प्रैक्टिस में नालायक हूँ, लेकिन अदरवाइज बिलीफ में तो पूरा हूँ, इसलिए मेरी कोई इसमें कोई शरारत तो है नहीं। तो बहरहाल अब जो इसमें निकल के आया, और उसमें पूरा एक चैप्टर इस्लाम पे भी है, तो जिसको सबने अप्रिशिएट किया। तो मैं और इसको बनाने में 25 साल क्यों लगे, कि जब भी मैं इसको बनाने के लिए किताब को लिखने को तैयार होता था, नया डेटा आ जाता था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 4 सर्वे हुए भारत सरकार के, तो बहुत अच्छे सर्वे थे, हर 5 साल में होते हैं। 1992 में पहला था, उस पर तो बेस मेरे पहला पेपर था, उसके बाद 3 सर्वे और आ गए, तो फिर 5 साल के लिए डिले हो जाता था, कि फिर मैं पढ़ने लग जाता था कि भाई ये तो नहीं कि मेरे जो कंक्लूजन है वो बदल गए हों इस नए डेटा की रोशनी में, लेकिन हर बार वो पहले से भी ज्यादा मजबूत होते चले गए जो मैंने इसमें लिखे। और मैं उम्मीद करूंगा सर कि मेरी मिलेनियल पीढ़ी हिंदू मुस्लिम की आइडेंटिटी से बाहर निकले और एकजुट होकर के आगे बढ़े। एग्जैक्टली बल्कि इसमें मैंने आपको जान के खुशी होगी, आप अगर देखें इसकी जो डेडिकेशन है, ये इसको जो मैंने डेडिकेट किया टू द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडियाज यूनिक आइडेंटिटी, उसको मैंने इसको डेडिकेट किया। और इंट्रोडक्शन का ये, और इंट्रोडक्शन के आखिरी सेंटेंस अगर आप पढ़ें, कि मैं समझता हूँ अगर हिंदू और मुस्लिम में थोड़ी सी भी इसमें दो लोगों में भी अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया। और पूरी इस किताब में भी ये बताने के बाद कि भाई ये जो राइट विंग का झूठ है ये बिल्कुल गलत है और मिसचिवस है, लेकिन सच क्या है, मैंने उसमें कहा कि देखिए हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इसको कहना गलत है। और आज ही मेरा एक इंटरव्यू आया है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसकी हेडिंग है ये है कि देयर इज नो मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ, देयर इज नो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये करना, और जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसका क्या मतलब है। बिहार में मुसलमान के 4 या 5 बच्चे हैं, आंध्र प्रदेश में 2 बच्चे हैं, तमिलनाडु में 1.5 बच्चा है, केरला में 1.5 1.6 इस तरह के हैं। अगर मुसलमान इस्लाम उसके खिलाफ होते तो हिंदुस्तान के मुसलमान हर जगह, तो अब मुस्लिम रेट हम बिहार को मुस्लिम रेट माने कि तमिलनाडु को मुस्लिम रेट माने, तो इतनी रेंज है फ्रॉम 1.7% टू 4+ इसी तरह हिंदूज की है। बिहार में हिंदूज की भी बर्थ रेट बहुत हाई है, और उनका भी, और उसमें 19-20 है। फिर 22 स्टेट ऐसी हैं जहां मुसलमानों का बर्थ रेट बिहार के हिंदुओं के मुकाबले में कम है। तो अब इससे क्या नतीजा निकालेंगे, अगर रिलीजन वाज द फैक्टर, तो हर जगह का मुसलमान, साउथ का मुसलमान तो शायद हमारे नॉर्थ इंडिया के मुकाबले ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा था, लेकिन वो तो नहीं कर रहा। तो इसलिए ये बेसिकली रीजनल फैक्टर्स हैं, और मेरे एक चैप्टर, उसमें 2 चैप्टर हैं, ये फिर फैक्टर्स क्या है। जी जी थैंक यू। उस पर मेरा एक सवाल है सर कि लेवल ऑफ लिटरेसी यानी शिक्षा का स्तर, आर्थिक हैसियत या स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जो पहुंच है, उसका कितना अहम योगदान है उच्च प्रजनन दर में। जी, इसमें मेरा चैप्टर एक ये है कि इसमें जो बर्थ रेट को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स होते क्या हैं, वो हिंदू या मुस्लिम के लिए नहीं, अक्रॉस कम्युनिटी एनीवन। तो हमने पाया 5-6 फैक्टर्स है, जिनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शिक्षा, पर्टिकुलरली लड़कियों की शिक्षा। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों की गिनती घटती है, तो हमें शिक्षा पे जोर देना चाहिए। दूसरा ये कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं अक्रॉस कम्युनिटी, तो हमें उनकी इनकम बढ़ाने की, प्रॉस्पेरिटी की बात करनी चाहिए। तीसरा सर्विस डिलीवरी, अब जहां डॉक्टर और नर्स ही नहीं पहुंचेगा तो वहां फैमिली प्लानिंग कराने वाला कौन होगा। अच्छा, मुस्लिम क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर बनते जा रहे हैं, उन क्लस्टर में ये डॉक्टर नर्स जाने में घबराते हैं कि जी वो मिनी पाकिस्तान है, वहां जाने में डरते हैं, अरे भाई आप तुम जाओगे नहीं तो वो एरिया बैकवर्ड रह जाएगा, है ना, इसलिए उसको आगे उठाने का, हम वहां जाके उसमें उस एरिया में काम कीजिए। तो सर्विस डिलीवरी मुसलमानों में सबसे कम है, तालीम सबसे कम है, इनकम सबसे कम है। तो जो रियल फैक्टर्स है उनको एड्रेस अगर आप नहीं करेंगे, तो इट इज लाइक बार्किंग अप ए रॉन्ग ट्री, कि जब तक डॉक्टर नब्ज देख के आपका ठीक डायग्नोसिस न करे तो वो दवा क्या देगा। तो इसका ठीक डायग्नोसिस जरूरी है, कि डायग्नोसिस ये है कि ये 3 फैक्टर्स हैं, इनको एड्रेस करो। उसकी वजह से और भी फैक्टर्स हैं, जैसे एज ऑफ मैरिज है, आप राजस्थान में, वहां तो पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम है कि अर्ली मैरिज होगी तो अर्ली प्रेगनेंसी होगी, और अगली प्रेगनेंसी होगी तो जो रिप्रोडक्टिव एज है वो लंबी हो जाएगी।
तो नॉर्मली 18 साल लड़कियों की एज है, एज ऑफ मैरिज लीगल। राजस्थान में, हरियाणा में कई जगह तो 10-10, 11-11 साल में शादी शुरू हो जाती हैं। तो जो उन बच्चों के साथ वैसे ही भी जाती है, प्लस उनकी प्रोडक्टिव एज है जो बढ़ जाती है। तो ये भी तालीम के साथ, इसका एजुकेशन के साथ, ये जो मैरिज डिले होती है, फिर ये देखा गया है कि जिसकी मैरिज लेट होती है उसके बच्चे सबसे कम होते हैं। तो ये इन फैक्टर्स का जो इंटरप्ले है, ये मैंने इसमें एग्जामिन किया है, और उसमें मुसलमान सबसे पीछे हैं, ये एग्जामिन किया है। लेकिन फाइनली एक चीज ये निकल गया है कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम का इश्यू नहीं है। एक्चुअली हिंदू मुस्लिम तो शोल्डर टू शोल्डर है। मुसलमानों के सबसे हाई बर्थ रेट है तो नंबर 2 पे हिंदू है। वो उसकी वजह ये है कि अगर मुसलमानों में सबसे कम लिटरेसी है तो नंबर 2 पे हिंदू है। अगर वो गरीबी द इशू, तो हिंदू में भी गरीब है, बिहार में, यूपी में, इन जगह गरीब लोगों की कोई कमी नहीं है। तो उन फैक्टर्स में दे आर शोल्डर टू शोल्डर, दे आर ऑन द सेम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रादर देन द ऑपोजिट। ओके, मैं आखिरी 2 सवाल की तरफ जाऊँगा, उससे पहले मुझे जौहर कानपुरी का शेर याद आता है कि हमें जल्दी निकालो हिंदू मुस्लिम के झगड़ों से, हमें बच्चों की खातिर मुस्तकबिल बनाना है। बहुत अच्छा जी, कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इससे हमें जी। निकलना चाहिए। ये बहुत ही नॉन प्रोडक्टिव प्रोपेगेंडा है। और बल्कि इसमें जो खुशी की बात है कि ये जो हुँ, राइट विंग हिंदुओं से भी कहते हैं ना कि हिंदुओं तुम 10-10 बच्चे करो वरना मुसलमान आ जाएंगे, तो उसको हुँ, हिंदुओं ने भी सीरियसली नहीं लिया, वरना वो 10-10 बच्चे पैदा करना शुरू कर देते। उन्होंने, किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया, विच इज गुड थिंग। और मैंने इसमें हुँ, किताब में भी मुसलमानों से भी अपील की है कि अगर हिंदू ये प्रोपेगेंडा ये है, आप कम से कम इससे प्रभावित न होना। बेशक वो 8 बच्चे 10 बच्चे पैदा करने की तरफ चल पड़े, तुम 2 बच्चे से ज्यादा ना करना, तुम फैमिली प्लानिंग जरूर करना। ये तुम्हारी अपनी कौम के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो वरना और ये, मिसट्रस्ट बिल्ड होगा। यस यस, क्वाइट राइट, हुँ, के जो प्रोक्रिएशन वॉर में लगने के बजाय आपका कंपटीशन होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग कौन ज्यादा और कौन जल्दी अडॉप्ट करता है, ये होना चाहिए। ये मेरा कंक्लूजन है इसमें। ऑलराइट, सो डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ऑलराइट, ओके। आखिरी 2 सवाल हैं सर। आपने एक लाइन इस किताब में कोट करी है, आपने कहा है कि इवन इफ देयर आर सम पॉलीगैमस मैरिजेस, आपने पॉलीगैमी को पॉलीगैनी कहा है। Polygamy marriages, their impact on population growth is negative. Could you please explain this? पहले तो मैं पॉलीगेमी और जी, पॉलीजिनी का फर्क बता दूं कि मैंने हाँ, पॉलीजिनी जी, को, एक्चुअली टेक्निकली करेक्ट वर्ड हुँ, पॉलीजिनी होना चाहिए, यानी मल्टीपल वाइफ्स। पॉलीगेमी तो होता है कि मल्टीपल हस्बैंड भी पॉलीगेमी कहलाएगा, है ना, क्योंकि हुँ, गेमी गेमी इज मैरिजेस, मल्टीपल मैरिजेस। नाउ इन दिस केस मल्टीपल वाइफ्स। तो हुँ, कि मुसलमान 4 बीवियां इसलिए करते हैं ताकि चारों से खूब खूब बच्चे हो, 10-10 हो, वो 40 हो जाए, ये पर्पस है। तो लेकिन मैंने पॉलीगेमी पॉलीजिनी दोनों टर्म यूज किए और इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो हुँ, आपका सवाल क्या था? कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ पर नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट करता है? हाँ, नहीं, पॉलीजेनी पे इस तरह नेगेटिव उसका है कि मैंने जैसे कि बताया कि औरतों की तादाद हिंदुस्तान में मर्दों से बहुत कम है। ठीक है, हुँ, यानी एक औरत एक मर्द के पास। तो ये स्टडी, इसमें स्टडीज हैं जो मैंने एनालाइज किए और बताए हैं कि अगर द ओनली वाइफ ऑफ ए हस्बैंड, उसके अगर 5 बच्चे होते हैं, तो उसकी दूसरी वाइफ आ जाए तो उससे सिर्फ 1.7 रह जाते हैं। यानी अगर ये हुँ, 2 औरतें अगर 2 मर्दों के पास जाती हैं तो दोनों जगह 5-5 बच्चे करके 10 बच्चे पैदा करती हैं। लेकिन ये अगर एक ही घर में चली गई तो एक ने 5 और दूसरे ने 1.7, तो 6.7 रह गया। तो अगर थोड़ी बहुत पॉलीगेमी होती है, उससे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए तो अच्छी चीज है कि पॉपुलेशन हुँ, बजाय ग्रोथ होने के नेगेटिव ग्रोथ होती है। ये हुँ, पॉइंट मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऑलराइट। एक आखिरी सवाल की तरफ सर, चूँकि आपकी पीएचडी सोशल कम्युनिकेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन पर ही रही है, तो जो संवाद की कमी है, संवादहीनता है, सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, अब इसका वे फॉरवर्ड कैसे हो सोसाइटी के लेवल पर, इंस्टीट्यूशन के लेवल पर और इंडिविजुअल के लेवल पर? देखिए, सोसाइटी के लेवल पे तो सबसे पहले जो इग्नोरेंस है या मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं उम्मीद करूंगा कि जब ये राइट विंग वाले भी इसको पढ़ेंगे, एक तो हो सकता हुँ, था कि इसको पढ़ के मुझको गालियां देनी शुरू कर दे, मुझको पाकिस्तानी डिक्लेयर करते हैं और क्या क्या फतवे लगा दें। लेकिन वो अभी तक तो उन्होंने नहीं किया है, उनकी मेहरबानी। तो लेकिन इसको फैक्ट्स अगर हैं तो काउंटर कीजिए, आर्ग्यू कीजिए। और अगर मेरी बात से कन्विंस हो गए तो कम से कम उस प्रोपेगेंडा को बंद कर दीजिए।
काफी मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग वाकई इग्नोरेंस पे बैठेंगे। जो हार्डकोर है वो तो ठीक है, मिसचिफ कर रहे हैं, उनको फैक्ट भी मालूम हो तो फिर भी वो फैक्ट दबा देंगे। लेकिन 90% लोग होते हैं जो फेयर एंड न्यूट्रल होते हैं, उनको जब ये फैक्ट पता लगेंगे, जो अब तक का मुझे फीडबैक है, भाई जो सुन रहा है वही कह रहा है कि हमने तो ये सोचा भी नहीं था, हमने तो ये सुना भी नहीं था, ये बड़ी नई बात आपने कही। तो फौरन उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है देखने में। सारे अब तक की मीडिया रिपोर्ट बड़ी अच्छी आई है, बहुत पॉजिटिव आई है। तो लोगों को जब फैक्ट बताया गए और डिस्पैशनेटली बताया गया, बड़े कूलली बताया गया, तो बड़ा उसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है। मैंने पूरा इसमें एक चैप्टर दिया कि मुसलमान, जिस वजह से ये शुरू हुई थी किताब जो आया था ना कि मुसलमानों के लिए स्ट्रेटेजी, तो मैंने एक चैप्टर, मेरा आखिरी चैप्टर, मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग कैसे कराई जाए, एज ए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मैंने पूरा अपना उसमें एक्सपर्टीज लगाते उसमें बताया कि मुसलमानों को हम कैसे मोटिवेट करें। आप जैसे जिस लैंग्वेज में वो समझते हैं उसमें हम बात करें। हमने कहा हम ऐसे उलमा जो लिबरल हैं उनको टैप करके उन पर वर्क करें, बल्कि उनको हम इंडोनेशिया भेजें, बांग्लादेश भेजें, ईरान भेजें। जब वो देख के आएंगे कि वहां तो मस्जिदों में फैमिली प्लानिंग का चर्चा होता था, तो यहाँ पे भी आके फिर वो शुरू करेंगे। इसी तरह हम उन कंट्रीज के कुछ उलमा को बुला के उनकी भाषण यहाँ पे कराएं ताकि हमारे उलमा भी उसको सुने और वो भी इससे कुछ सीखे और यहाँ के हमारे इमाम कुछ सीखें। तो इस किस्म की मैंने पूरी कंप्लीट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी इसमें सजेस्ट की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि, और मैंने वॉलंटियर किया कि भाई एक तो मुसलमानों को ये बताने के लिए हमारे पास पहले फैक्ट्स होने चाहिए। जैसे हमने अपने स्टाफ को ट्रेन ही नहीं किया, सिखाया नहीं। हर डॉक्यूमेंट ये कहती है कि मुसलमानों का बर्थ रेट हाई है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट ये नहीं कहती कि भाई अगर हाई है तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन कोई नहीं बताता। आप अगर जैसे मेरे पास आओ और कहो कि कुरैशी तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हैं और तुमको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, और मैं आपको जवाब दूं कि भाई मेरा मजहब फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है, चूंकि आपको मेरे मजहब के बारे में कुछ पता नहीं, आप तो मुंह लटका के चले जाओ, आप उस पर बहस थोड़ी कर पाओगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने अपने वर्कर को ये दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए था कि अगर कोई ये कहे कि जी इस्लाम उसके खिलाफ है, तो उसको इस्लाम एग्जैक्टली क्या कहता है वो उसको एक किताबचा से उसको थमा दें कि पढ़ लो भाई, इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम ने तो, बल्कि इस्लाम की जो चीज मैंने आया जिस पर कोट किया ना, आप नौजवानों का ही आपकी ये वो है फोरम है, उनको बता दूं कि एक आयत है कि एक तो कुरान शरीफ में कहीं भी फैमिली प्लानिंग की प्रोहिबिशन नहीं है। इस पे सिर्फ डिफरेंट आयतों की इंटरप्रिटेशन है, कुछ फॉर है कुछ अगेंस्ट है। अब जैसे ये कि वही उस जमाने में लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे, जैसे कि आज भी लड़कियों को पैदा नहीं होने देते, फीमेल फिटिसाइड कर देते। तो उस पे एक आयत आई थी कि भाई तुम लड़कियों को इस तरह मार देते हो, ये बड़ा गलत है। अगर गरीबी की वजह से करते हो तो वो तो बहुत गलत है, क्योंकि अगर हमने उनको पैदा किया है तो हम उनको खिलाएंगे भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पैदा करते जाओ, अल्लाह ने वादा किया है कि वो खिलाएगा, ये मकसद नहीं है। मैंने इसमें जो जिस आयत पर खास तौर से मैंने बैंक किया है कि नौजवानों से एक एड्रेस कर रहा है अल्लाह उसमें कि नौजवानों तुम अपने को चेस्ट और पाक रखने के लिए, बजाय इसके कि इधर उधर मुंह मारो सेक्सुअली, तुम अपने को पाक दामन रखने के लिए जब तुम्हारे पास वैर विदौल हो जाए, यानी इस काबिल हो जाओ कि तुम फैमिली अफोर्ड कर सको, तो शादी कर लिया जरूर करना। तो एक नौजवान पहुंच गया प्रॉफिट के पास ये समझने के लिए कि उसने कहा कि मेरे पास पैसा दौलत नहीं है कि मैं फैमिली रेज कर सकूं, लेकिन मेरी सेक्सुअल नीड्स तो हैं, तो मैं क्या करूं। तो प्रॉफिट ने उस आयत को रिपीट करके कहा कि जब तक तुम इस काबिल ना हो जाओ कि एक फैमिली को रेज कर सको, जब तक तुम व्रत रखा करो, रोजा रखा करो, क्योंकि उससे सेक्सुअल डिजायर सप्रेस होती है ना। तो मैं तो ये आयत और ये हदीस मिल गई, कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन है। और एक तीसरी एक और चीज है जो हदीस है कि एक शख्स जिसके कई बच्चे थे वो पहुंचा प्रॉफिट के पास कि मेरे बहुत बच्चे हैं और अब मैं और बच्चे नहीं चाहता, और मैं अजल यानी विड्रॉल मेथड होता था जो उस जमाने में एक ही मेथड जाना जाता था, विड्रॉल मेथड। तो कि मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन कोई यहूदी मुझको कह रहा था कि वो माइनर इन्फेंटिसाइड है, वो इलीगल है, गलत है। तो उस पर प्रॉफिट ने कहा कि नहीं, जू ने गलत कहा, जू ने गलत कहा, यानी विड्रॉल मेथड अगर तुम करना चाहते हो तो इट इज फाइन, तो मेथड तक अप्रूव्ड है, तो और क्या चाहिए। आजकल जो कॉन्डोम वॉन्डोम है ये उसी के मॉडर्न मेथड थे, उस जमाने में जो मेथड जाना जाता था उसी का हमला, उसी का जिक्र हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस आई ओपनिंग कन्वर्सेशन के लिए। और मेरी आपसे एक दरख्वास्त रहेगी
कि अगर इस किताब का हिंदी अनुवाद भी आ सके, मैंने कुछ हिस्सों का इसका अनुवाद लिख करके अपने गुड बुक्स वगैरह में लिखा था। आपकी पुरानी किताब जिस पर मैंने आपका इंटरव्यू किया था दिसंबर में, उसका तो हिंदी अनुवाद आ चुका है, मतलब मैंने उसको सर्च किया था। जी इसका भी आए नेचुरल तो मुझे बुक बहुत खुशी होगी। वो जो जी, पहली किताब थी एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर हाँ द जी, मेकिंग द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, उसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया था कि भारतीय लोक उत्सव की अनकही कहानी, तो हाँ, वो आया था। इसका हिंदी अनुवाद के लिए बातचीत चल रही है पब्लिशर की और हिंदी के पब्लिशर्स की, और उर्दू में भी हम कर रहे हैं क्योंकि इसकी काफी ऑडियंस मुस्लिम होनी चाहिए, तो उसमें हम उर्दू में भी कर रहे हैं। वो तो बल्कि काफी अब तो कंप्लीट होने के लगभग आ गई, तो और बंगाली में भी इसका तर्जुमा हो रहा है, तो 2-3 और लैंग्वेजेस है जहाँ पे फैमिली प्लानिंग इज ए हॉट सब्जेक्ट, वहां पे ही उनको ट्रांसलेट करके ये लोगों तक पहुंचे, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल। बहुत यूजफुल रहेगा। जी, मैं भी अपने सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगाऊँगा नीचे बायो में। आप ज़रूर इस किताब को ऑर्डर करें, अमेज़न या फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना समय दिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी हुई। और यंग मैन, आपकी क्या उम्र है? 20 है सर, मैं अगस्त 2000 में पैदा हुआ हूँ। बहुत अच्छा, तो मैं सैल्यूट के इसी यंग उम्र में इतना तुम्हारे कमिटमेंट और इतना उत्साह होना बहुत खुशी की बात है, और कि आपने लिया, खुदा तुमको लीडर बनाया कि नौजवानों का, जल्द से जल्द। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर, प्लीज़ टेक केयर।